हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगूंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखक पंकज सुबीर की लिखी कहानी रूप गर्विता। तो आइए सुनते हैं कहानी रूप गर्विता। इसका परिणाम पता है तुझे? पागलों की तरह बातें कर रहा है, मनोहर ने कुछ हैरानी के साथ बिगड़ते हुए सुनील से कहा। पता है, सब पता है। मेरी नौकरी जा सकती है, मुझे जेल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। आखिर वो कलेक्टर है। सुनील की आवाज में घोर उदासी का पुट था। फिर भी कहते हुए मनोहर ने कुछ नाराजगी के भाव दर्शाए। हाँ, फिर भी। और अब इन सब बातों से मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला है भी नहीं। मैं तो खुद ही अब यहाँ से मुक्ति पाना चाहता हूँ। सुनील ने उसी उदासी भरे स्वर में कहा और मनोहर की ओर देखने लगा। मनोहर के बूढ़े होते चेहरे पर उम्र ने अपने गुजर जाने के निशान छोड़ दिए हैं। पूरा जीवन कलेक्टरों की अर्दली में बीता है। जाने कितने ही कलेक्टर आए और चले गए, किंतु मनोहर वही का वही रहा। मनोहर अब रिटायरमेंट के नज़दीक आ पहुंचा है। जैसे जैसे रिटायरमेंट का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे मनोहर के स्वभाव की शालीनता, विनम्रता भी बढ़ती जा रही है। जैसे अस्त होता सूर्य जैसे जैसे अस्ताचल की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे शीतल और सौम्य होता जाता है। मनोहर को अपनी नौकरी के समापन का क्षण नजदीक आने का कोई दुख नहीं है। उसे तो सुकून है केवल इस बात का कि कोई कलेक्टर उससे नाराज नहीं रहा। उसी के साथ ही अर्दली अशोक का बेटा है सुनील। मनोहर और अशोक का काफी लंबा साथ रहा। अभी 1 साल पहले जब अशोक की हृदयघात से अचानक मृत्यु हो गई थी, तब मनोहर ने ही तब के कलेक्टर वीरेंद्र मोहन सहाय से कहकर, बल्कि अनुनय विनय करके अशोक के बड़े बेटे सुनील को अशोक के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दिलवा दी थी। 1 साल हो गया सुनील को यहाँ लगे हुए। मनोहर ने उसे कलेक्टरों के साथ बात करने, उनका कार्य करने, अदब तहजीब की खूब ट्रेनिंग दी है इस 1 साल में। फिर भी मनोहर और सुनील में एक मूलभूत अंतर तो है ही, उम्र का अंतर। मनोहर उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ समय ने उसके सारे प्रश्नों का समाधान उसे बता दिया है, किंतु सुनील युवावस्था नाम के उस मोड़ पर है जहाँ कई सारे अनुत्तरित प्रश्न रोज जन्म लेते हैं, यायावर की तरह मस्तिष्क में विचरते हैं कि ऐसा होता है तो आखिर ये होता क्यों है। अभी 6 महीने पहले वीरेंद्र मोहन सहाय के जाने के बाद ये कलेक्टर आई है श्रीमती सुहासिनी देशमुख। पति दिल्ली में गृह मंत्रालय में पदस्थ है। मनोहर ने अपने सेवा काल में कई महिला कलेक्टर देखी, किंतु ये सबसे अलग है। संस्कृत के श्लोकों में जिस रूप गर्विता नायिका का नक्सिक वर्णन आता है, उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति। केवल सुंदर होना या बहुत सुंदर होना अलग बात है, किंतु उसी सौंदर्य का बोध जब नायिका को हो जाता है, तो उस सौंदर्य के गर्व का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। उसके परिणाम सचमुच अद्भुत होते हैं। 35-36 साल की उम्र के बावजूद 25-26 का नजर आता सांचे में ढला शरीर, अप्रतिम रूप सौंदर्य, उस पर कलेक्टर का पद। श्रीमती सुहासिनी देशमुख के पास गर्व करने के बहुत से कारण हैं, और इन सब से बढ़कर जो प्रमुख बात है वह है उनकी कठोर अनुशासन प्रियता, जिसके कारण उनके आने के बाद से कलेक्ट्रेट का पूरा माहौल ही बदला बदला नजर आने लगा है। उनकी इस सख्त अनुशासन प्रियता के चलते कई कर्मचारी फटकार खा चुके हैं। मनोहर तो पूरी उम्र अर्दली की नौकरी करते करते ऐसा हो गया है कि
उसकी तरफ से कोई गलती होती ही नहीं जो उसे फटकार खाना पड़े। हाँ, लेकिन एक बात जो उसे अच्छी लगी वह यह कि कलेक्टर मैडम ने आज तक उसे तू या तुम का संबोधन नहीं दिया। जब भी कुछ बात कहती है तो आपका ही प्रयोग करती है। लेकिन सुनील को गाहे बगाहे फटकार पड़ती ही रहती है। शायद सबसे ज्यादा तीखी डांट उसे ही पड़ती है। इसी बात को लेकर आज सुनील इतना क्षुब्ध हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मनोहर से कहा था कि मैडम मुझे बार बार दुर्भावना के कारण डांटती है। मैं जानबूझकर गलती करता हूँ क्या? अब अगर उन्होंने बिना वजह से डांटा तो मैं भी उन्हें जवाब दे दूंगा। इस पर मनोहर ने उसे झिड़की लगाई थी। सुनील उसी तरह मुंह झुकाए बैठा था। मनोहर ने गौर से उसकी तरफ देखा। एक हरा शरीर, चेहरे पर छोटी छोटी मूछें, युवावस्था के बावजूद किशोरावस्था की मासूमियत, शरीर पर अर्दली की सफ़ेद वर्दी। इस उम्र में बहुत मुश्किल होता है अपने मन को भी राजी कर लेना अर्दली हो जाने के लिए। फिर एक युवा को बार बार किसी रूपसी युवती की फटकार खानी पड़े तो विद्रोह की भावना जन्म लेना एक स्वाभाविक सी बात है। सुनील नीचे मुंह किए हुए जमीन पर पैर के अंगूठे से व्रत बना रहा था। उसे देख मनोहर को अशोक की याद आ गई। ऐसी ही आदत थी उसकी भी। अशोक की याद आते ही मनोहर की आंखें पनिहारी हो गई। वह दूसरी तरफ देखने लगा। अब कुछ न कुछ मुझे ही करना होगा। मनोहर सोचने लगा, एक बार मैडम से बात करनी ही पड़ेगी। हो सकता है वो नाराज हो जाए, फटकार कर भगा दे। लेकिन एक बार तो प्रयास करना ही पड़ेगा, सुनील के लिए नहीं तो अशोक के लिए ही। एक बार मैडम को समझाने की कोशिश करेगा, सुनील के नए होने के बारे में, उसके दुख के बारे में। हो सकता है कि अभी तक के सेवा काल में कलेक्टरों की नाराजगी का पात्र कभी नहीं बनने का उसका रिकॉर्ड ही टूट जाए। लेकिन वह एक प्रयास तो अवसर पाते ही करेगा। सोचते सोचते मनोहर के बूढ़े चेहरे की झुर्रियां संकल्प की दृढ़ता से तन गई। उसने सुनील के कंधे पर हाथ रख दिया। सुनील ने मनोहर को देखा तो मनोहर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में अस्ताचलगामी सूर्य की सौम्यता थी। अब ज्यादा चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जरा जरा सी बात पर इतनी आगे की नहीं सोचते हैं। मनोहर ने स्नेह से सुनील की पीठ थपथपाते हुए कहा। अचानक दरवाजा एक झटके से खुला और सुहासिनी देशमुख कक्ष से बाहर आ गई। दोनों एकदम उठकर अदब से खड़े हो गए। नपे तुले कदमों से जाकर कार में बैठ गई। अब तू जा, मैं यहाँ का काम समेट कर निकलूंगा, रात हो गई है, कहते हुए मनोहर कक्ष की ओर बढ़ गया। आज का काम आज ही निपटाने की आदत है सुहासिनी देशमुख को। इसी कारण अक्सर ही रात तक बैठी रहती है ऑफिस में। जब तक वे बैठी है तब तक जाहिर है पूरे स्टाफ को बैठना है। वैसे भी उन्हें बंगले पर जाकर भी क्या करना है। पति और बच्चे तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ तो वे अकेली ही रहती है उस विशालकाय बंगले में जो अंग्रेजों के आला अफसर के रहने के लिए बनवाया गया था। सुनील ने अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ चल दिया। सपने देखने की उम्र में उस पर परिवार को पालने का भार आ गया है। पिताजी जब थे तब उन्होंने एक दो बार उसके लिए नौकरी की बात की थी, लेकिन उसने ही मना कर दिया था कि मुझे नहीं करनी है ये चपरासी वपरासी की नौकरी, मैं तो अपना खुद का ही कोई काम करूँगा। मगर कहा गया है ना कि नियति से बचने के लिए आप जो राह पकड़ते हैं अक्सर उसी पर उससे मुलाकात हो जाती है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे वही नौकरी करनी पड़ी जिससे वो भाग रहा था। अपने लिए तो शायद नहीं भी करता, लेकिन उसके ऊपर पूरा परिवार ही निर्भर था। आ गया तू,
सुनील के आंगन में साइकिल टिकाते ही अम्मा ने पूछा, आज फिर देर हो गई? क्या आज भी मैडम जी देर तक ऑफिस में बैठी रही? हाँ अम्मा, उनकी तो आदत ही है, 7-8 बजे से पहले ऑफिस से उठती कब है वो? सुनील ने आंगन में टिकी खाट को सीधा कर उस पर लेटते हुए कहा, मुंह हाथ धो ले, चाय पिएगा कि खाना ही लगा दूं? अम्मा ने सुनील को लेटते देखा तो पूछा, थोड़ी देर रुककर खाना ही खा लूंगा, चाय तो रहने ही दो। कहते हुए उसने आंखें मूंद ली। सुनील को आंखें बंद करते देखा तो अम्मा पल्लू संभालती हुई अंदर चली गई। कहीं मैडम ने उसके अंदर की उथल पुथल को पढ़ तो नहीं लिया है। हालांकि मैडम के सामने वह रुकता ही कितनी देर है, लेकिन फिर भी आखिर वो तो कलेक्टर है, इतनी बड़ी ऑफिसर है। आदमी के चेहरे को पढ़कर उसके मन की बात पहचानना तो उन्हें आता ही होगा। पुरुष तो आदिकाल से ही सौंदर्य का उपासक रहा है, फिर उनका सौंदर्य भी कोई ऐसा वैसा सौंदर्य कहाँ है, उसे तो अतुलित सौंदर्य कहा जा सकता है। यह जीवन में संभवतः पहली बार हुआ है जब अपने अंदर किसी के प्रति आकर्षण या खिंचाव महसूस किया है उसने। सुहासिनी देशमुख को जब उसने पहली बार देखा था, चकित हो गया था वह। कोई स्त्री इतनी सुंदर भी हो सकती है, यह उसे उसी दिन पता चला था। संभवतः उसी आकर्षण के बारे में मैडम को एहसास हो गया होगा, तभी तो इतनी बुरी तरह से झिड़कती है उसे। किंतु अगर उन्हें कुछ एहसास हो गया होता तो अभी तक तो उसे अर्दली से हटाकर कहीं और भेज चुकी होती वे। दूसरे दिन जब सुनील ऑफिस पहुंचा तब तक मनोहर आ चुका था। सुनील को आते देख वो उठकर सुनील के पास आ गया। जब तक मैं नहीं कहूँ बिल्कुल शांत रहना। तू तो बिल्कुल अंदर जाना ही मत, घंटी बजेगी तो हर बार मैं ही चला जाऊंगा। सुनील के साथ साथ चलते हुए कुछ समझाइश भरे अंदाज में कहा मनोहर ने। सुनील ने कुछ जवाब नहीं दिया, केवल स्वीकृति में सिर हिला दिया। तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, पता है ना? जरा सी गलती से पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। मनोहर ने फिर समझाइश दी। सुनील फिर कुछ नहीं बोला। मनोहर आज ठानकर ही आया था कि आज चाहे जो भी हो जाए, आज वो मैडम से बात कर ही लेगा, और जो नहीं कर पाया तो बड़े बाबू से कहकर सुनील को अर्दली से हटवा कर कहीं और भिजवा देगा। हालांकि वो नहीं चाहता कि सुनील यहाँ से हटे, क्योंकि कलेक्टर का अर्दली होना अक्सर फायदेमंद ही होता है। कलेक्टर जब स्थानांतरित होकर जाते हैं तो जाते जाते वो छोटे मोटे काम तो कर ही जाते हैं, जिनके लिए बाबुओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े होना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न इस बात का है कि सुनील मैडम से कुछ अभद्रता कर बैठा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ तो प्रश्न इस बात का है कि सुनील मैडम से कुछ अभद्रता कर बैठा तो क्या होगा। उससे तो अच्छा है सुनील को यहाँ से हटवा ही दिया जाए। अशोक और उसने यही कलेक्टर के दरवाजे पर बैठकर उम्र गुजारी है, सुख दुख के साझीदार रहे हैं वे दोनों एक दूसरे के। आज जब अशोक नहीं है तब यह कम से कम उसकी जिम्मेदारी बन ही जाती है कि वो अशोक के परिवार के बारे में सोचे। सुनील के स्वभाव में जैसी गर्मी है वैसी अशोक में नहीं थी। अशोक तो उससे भी ज्यादा सीधे स्वभाव का था। मनोहर ने सुनील की तरफ देखा। सुनील चुपचाप स्टूल पर बैठा था, दीवार से सिर टिकाए हुए। कल से ज्यादा ही चुपचाप है, शायद कल मैडम ने कुछ ज्यादा ही डांट लगा दी थी। तब मैडम का मूड भी ठीक नहीं था। जब डिप्टी कलेक्टर जैन साहब को उसके सामने ही इतनी जोर से डांटा था, सुनील तो फिर भी अर्दली है। घंटी बजते ही मनोहर उठकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो सुहासिनी देशमुख फाइलों पर झुकी हुई थी। मनोहर चुपचाप जाकर खड़ा हो गया। एक दो फाइलें दस्तखत करने के बाद एक दो फाइलें दस्तखत करने के बाद सुहासिनी ने चेहरा उठाया।
ये फाइलें बड़े बाबू के पास लेकर जाइए और उनसे कहिएगा जिन पर मैंने तुरंत कार्यवाही का लिखा है वे अभी ही संबंधित विभागों के पास भेज दी जाए। शुष्क स्वर में कहा। जी। मनोहर ने फाइलें समेटते हुए कहा। मैडम का शुष्क स्वर सुनकर सुनील के विषय में बात करने की हिम्मत चली गई। फाइलें उठाकर बाहर निकलते हुए उसने सोचा, अब तो बड़े बाबू से ही बात करनी होगी। उसकी बात वे नहीं टालेंगी। घंटी बजी तो अटेंड कर लेना, मैं बड़े बाबू के पास जा रहा हूँ। सुनील को समझाते हुए मनोहर बरामदे से बाहर चला गया। अकेले बैठे हुए सुनील का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रह रहकर घंटी की तरफ देखने लगा। आज तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि मैडम से सामना हो, लेकिन उसके चाहने न चाहने से क्या होता है। घंटी बजेगी तो उसे अंदर जाना ही है। मनोहर काका भी बड़े बाबू के पास गए हैं। इतनी जल्दी तो आएंगे नहीं। कौन जाने किस काम से भेजा है मैडम ने। कोई ज़रूरी काम ही होगा। खाली फाइलें ही पहुंचाना होता तब तो मनोहर काका खुद जाते ही नहीं, उसे ही भेज देते। सुनील का कंठ सूखने लगा। वह उठकर कोने में रखे मटके की तरफ बढ़ ही रहा था कि वही चिर परिचित टिंग टांग की आवाज गूंजी। घंटी की आवाज सुनते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। कमीज के बटन ठीक करते हुए उसने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर जाकर खड़ा हो गया। सुहासिनी देशमुख किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुनील ने देखा तो चुपचाप कोने में हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बहुत गलत बात है ये। अभी तक तो यह काम हो जाना चाहिए था। साल भर हो गया है। आखिर कोई हद होती है। सुहासिनी देशमुख तीखी आवाज में किसी को डांट रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर आज मुझे किसी बात पर उन्होंने डांट दिया तो आज वह कुछ न कुछ कर ही बैठेगा, भले ही फिर जेल में ही सड़ना पड़े। उसकी आंखों के सामने अम्मा, जिज्जी, छोटी बहन सुनीता और छोटे भाई के चेहरे घूमने लगे। ठीक है, मैं फाइल भेज रही हूँ, पूरी करके भिजवाइएगा ऊपर। कहते हुए फोन रख दिया सुहासिनी देशमुख ने। सुनील सावधान की मुद्रा में आ गया। तुम्हारे पिताजी का प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा अभी तक नहीं मिला क्या? सुहासिनी देशमुख ने कुछ नरमी वाले स्वर में पूछा। सुनील को लगा कि दीपावली पर शुतली बम में आग लगाकर दूर खड़े होकर धमाके की प्रतीक्षा कर रहे बालक के कानों में जल तरंग गूंज उठा है। जी मैडम, अटकते हुए सुनील ने कहा। आंखें मैडम के चेहरे तक नहीं जा पाई। तो बताना चाहिए था ना, 1 साल हो गया है, अभी तक तो वो हो जाना चाहिए था। सुहासिनी देशमुख का लहजा उसी प्रकार नरम बना हुआ था। जी मैडम, बड़े बाबू को कई बार कह दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बहन की शादी भी सर पर आ रही है, कहकर रुक गया सुनील। हाँ, वो तो देखा है मैंने, तुमने अपने आवेदन पत्र में लिखा है, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था ना एक बार। कुछ मीठे अंदाज में डांटते हुए सुहासिनी देशमुख ने कहा। सुनील ने हिम्मत करके उनकी तरफ देखा। वह हैरत में पड़ गया। वहाँ कोई रूप गर्विता नहीं थी। वहाँ जो महिला बैठी थी उसके चेहरे पर वही भाव थे जो उसने अम्मा के, बुआ के और बड़ी जिज्जी के चेहरे पर कई बार देखे हैं। किसी अपने से छोटे के लिए परवाह करने, चिंतित होने के भाव। सुनील की पलकों की कोरी भीग गई। बिना नजर झुकाए उसने कहा, जी, मैंने सोचा छोटी छोटी बातों के लिए आपको क्यों परेशान करूं। ये छोटी सी बात है, तेज आवाज में डांटते हुए कहा सुहासिनी देशमुख ने। 1.5 महीने बाद बहन की शादी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम कह रहे हो छोटी सी बात है। हद होती है लापरवाही की। सुहासिनी देशमुख की आवाज़ उतनी ही तीखी और तल्ख हो गई जितनी पूर्व में सुनील को डांटते समय होती थी। सुनील कुछ भी न बोला, चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर बिछे कालीन में समा गया।
ये फाइल साइन कर दी है मैंने, बड़े बाबू से फोन पर भी कह दिया है 15 दिनों में पैसे दिलवाने का। नहीं मिले तो मुझे आकर बताना। ये फाइल ले जाकर दे दो बड़े बाबू को। सुहासिनी देशमुख के कहते ही सुनील ने उनकी तरफ देखा। आंसू से भीगी नजरों से उसने देखा। सुहासिनी देशमुख का चेहरा वात्सल्य के तेज से दपदपा रहा था। सुनील ने फाइल उठाई और मेज के सामने से होता हुआ उस तरफ पहुंच गया जहां सुहासिनी देशमुख बैठी हुई थी। इतने पास से पहली बार देख रहा था वो सुहासिनी देशमुख को। उसे लगा ये तो रूप गर्विता है ही नहीं, ये तो वो बहन जी है जो बचपन में उसे हिंदी पढ़ाती थी। सुनील यंत्रवत झुका और उसने सुहासिनी देशमुख के पैर छू लिए। बस बस ठीक है, जाओ ये फाइल ले जाओ। और हाँ, अपनी माँ से कह देना 10-15 दिन में पैसा मिल जाएगा, उन्हें भी तो चिंता हो रही होगी। संतुलित स्वर में कहा सुहासिनी देशमुख ने। सुनील को लगा ये तो जिज्जी की आवाज है जो अम्मा के लिए कोई खबर कहलवा रही है। फाइल हाथ में लिए वह तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर ठिठक उसने पलट कर देखा। अब सचमुच वहां कोई रूप गर्विता नहीं थी। सुनील ने इत्मीनान की सांस ली और दरवाजा खोलकर बाहर मनोहर काका, अम्मा, जीजी, सुनीता की दुनिया में पुनः वापस आ गया। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी पंकज सुबीर की लिखी कहानी रूप गर्विता। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।